जहाँ भी रहेगा रोशनी देगा, चिरागों का कोई अपना मकान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट मसाला आपके मेहमान हैं जो अपने संघर्षों एवं सफलता की कहानी हमसे साझा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल ठाकुर उपस्थित हूँ अपने प्रोग्राम संघर्षों की कहानी और अपनी जुबानी में। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय जिलाधिकारी आईएएस श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो वर्तमान में शाहजहाँपुर के जिलाधिकारी हैं। बता दें आपको सर, 2013 बैच के आईएएस हैं और इससे पूर्व आप न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में डायरेक्टर विजिलेंस तथा विकास विभाग उत्तर प्रदेश में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर कार्य कर चुके हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, हमारा पहला सवाल जो हमारा रहता भी संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी कि हम लोग कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं, तो सबसे पहले आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से और कैसे हुई? देखिए, मैं तो कक्षा 1 से लेकर के और 8 तक जी अपने गांव के ही प्राइमरी स्कूल और उच्चतर प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं। जी। और फिर हमारे गांव से जो हमारा जिला मुख्यालय देवरिया है जी, वो लगभग 20 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पे कक्षा 9 से लेकर 12 तक मतलब हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा मैं वहाँ से दी है, वहाँ से सारी पढ़ाई की थी। जी। और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया था। जी। तो जो भी पढ़ाई लिखाई आप बोलेंगे तो गांव से ही हुई थी और फिर उसके बाद फाइनली ग्रेजुएशन के लिए मैं इलाहाबाद गया। इलाहाबाद गए थे आप। तो सर जैसा कि हमारा एक खासी सवाल मान लीजिए कि पहले भी कई डीएम आए और उससे पहले भी आए, लेकिन जब से आप आए हुए हैं तो आप जो है शाहजहाँपुर आए भी आपको थोड़ा ही समय हुआ है। उस थोड़े ही समय में आपकी कार्यशैली की लोकप्रियता जो है आम लोगों से लेके खास लोगों तक चर्चा का विषय बने हुए है। कि ऐसा क्या करते हैं कि जो लोग हैं आपके दीवाने हो जाते हैं? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि देखो, जब आप जनता से जुड़े रहेंगे जी, चाहे जैसे भी जुड़िए, जैसे मेरा ऑफिस है, मैं रोज 10 बजे से 2 बजे तक जनता से कंप्लीटली मिलता रहता हूँ। कोई भी आए, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई पूछताछ नहीं है, कोई पर्ची की प्रणाली नहीं है, जो आए वो मिल सकता है। इसी प्रकार से जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हो सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी ट्विटर हो, हर जगह पे लोग मुझे मैसेज करते हैं और मैं उन मैसेज का कोशिश करता हूं कि रोज के रोज जवाब दूं। और जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को भी निस्तारित करने के लिए एक टीम लगी हुई है जो सोशल मीडिया की सिर्फ रिप्लाई करती है। तो लोगों को एक जुड़ाव फील होता है और मुझे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये दो तरफा है, तो दोनों साइड से फायदा है। जी जी जी। सर, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि पवाया तहसील में स्थित एक भैंसी नदी का है जिसको पुनर्जीवित करने के लिए आपने एक अभियान चलाया हुआ है। देखा करीब जो है कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आपने उनका निरीक्षण किया, इतनी मेहनत की, तो क्या है इसमें? देखिए, क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश था कि हर जिले में एक नदी पुनर्जीवित की जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी नदियां, बहुत सारे तालाब, ये सब हमारे खत्म होते जा रहे हैं। सही बात। उसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे कुछ स्वयंसेवी संगठन, वहाँ के पब्लिक ऑलरेडी भैंसी नदी की एक पदयात्रा कर रही थी। तो क्या होता है कि ये सब कार्यक्रम तब तक नहीं हो सकता है जब तक इसमें जनता की भागीदारी ना हो। केवल अफसर नहीं कर सकता इस काम को। तो मैं गया उन लोगों से बातचीत करने के बाद, और मैंने लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा की वहाँ पे। और तब मैंने देखा कि ये नदी जो बिल्कुल सूख गई है और जिसमें लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे लोगों ने गन्ने बो रखे थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि पब्लिक ने स्वयं खड़े होकर के उन सारी चीजों को हटाया, किया, कहीं पे भी कोई बाधा नहीं आई। और केवल 20 दिन में हम लोगों ने लगभग 56 किलोमीटर निकला पूरा का पूरा। ये उसको पूरा खोद दिया। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। खोद दिया। और खोदने के अलावा भी वहां पे 2-3 चीजें और की जा रही हैं। उसके दोनों किनारों पे हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। इस समय लगभग 40,000 पेड़ लग चुके हैं। 40,000 पेड़। और पेड़ ऐसे लग रहे हैं जो पानी को सपोर्ट करें, जो नदी के किनारे रह सकें। साथ ही साथ जहाँ पे आप देखते हैं कि कहीं से सड़क गुजर रहा है और नीचे से नदी गुजर रही है, तो उसके दोनों साइड में एवेन्यू प्लांटेशन हम करा रहे हैं, जिसमें गुलमोहर हो गया, इस टाइप के पौधे जो बाद में बड़े फूल वगैरह के साथ निकलेंगे। तो जब आदमी वहां से गुजरेगा नदी के किनारे से तो उसको बड़ा अच्छा फील होगा। तो ये पब्लिक के सपोर्ट से बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये ऐसी संबंधित सवाल सर, जैसे भैंसी नदी के अभियान जैसा कोई और भी अभियान हम लोगों को शाहजहाँपुर में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। अभी मैं भद्रशिला नदी घूम करके आया हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कटरा खुदागंज से वो निकलती है और पूरा आपका तिलहर मदनापुर ब्लॉक होते हुए फाइनली जाकर के कोलाघाट पुल के पास मिलती है, रामगंगा के पास बौगुल में। तो उसको देखा है, लेकिन उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया था। तो अभी बरसात के तुरंत बाद इस नदी के भी कायाकल्प की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सर, एक सवाल और, जैसे पारदर्शिता, प्रशासनिक और जवाबदेहिता तथा सुशासन का बेमिसाल उदाहरण आपके द्वारा निरंतर देखने को मिलता रहता है। इसके पीछे आपका टीम वर्क या और कौन कौन सी चीजें हैं सर जी? देखो, 2-3 बातें होती हैं।
सबसे पहले तो मैंने आते ही यहाँ पे पूरे जिले में ई ऑफिस की प्रणाली लगी कराई। ई ऑफिस से क्या होता है कि दो बातें होती हैं, एक तो फाइल गायब नहीं होती है, दूसरा ये पता चलता है कि किस अधिकारी के पास कितनी देर तक फाइल रही है या कितने दिन रही है, तो उससे एक पारदर्शिता बनती है, लोगों का काम शीघ्रता से होता है। फिर दूसरा क्या होता है कि जो लोगों की शिकायत है उसमें लोगों को सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि साहब हमने शिकायत किया और हमसे कोई पूछने नहीं आया, ये रहता है। उसमें हमने अनिवार्य कर दिया है कि जो भी शिकायत की जांच करने जाएगा शिकायतकर्ता के साथ एक फोटो खिंचवाएगा जी। हाँ, ये अच्छी और वो फोटो जहां मौके का विवाद होगा उस विवाद पे खड़े होकर खिंचवाएगा। बहुत अच्छी। तो उससे ये लोगों की शिकायत दूर हो गई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में शिकायतों के निस्तारण में जो संतुष्टि का प्रतिशत है तो एवरेज 40% के आसपास है। हमारे जिले का अकेला 90%। इसीलिए हमारी शिकायतों के मामामले में जो हमारा लगातार नंबर रैंक है और सारी चीजें हैं वो अच्छी आ रही हैं सर जी। ये हम लोगों ने वीडियो में भी देख रहा था, अभी आप बता रहे थे कि एक बार जो वृद्ध महिला कोई आई हुई थी, उनकी आपने समस्या सुनी तो ज़्यादा बोल रही, तो आपने कहा अभी आपने भोजन किया कि नहीं किया, आपने भोजन करवाया और किराए के लिए भी पूछा कि आपके पास जाने के लिए पैसा है या नहीं। और कई बार जनता जो शिकायत करती है तो आप जब जानते हैं कि हाँ अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ कर रहा है तो तुरंत जो है आप उस पर कार्रवाई करते हैं। इससे जनता आपके बारे में गांव में जैसे चर्चा होती है, हम लोग चर्चा को सुन के आए कि भाई डीएम हो तो ऐसा जब लोग कहते हैं तो कैसा लगता है सर? नहीं, अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे देखिए एक टीम वर्क भी होता है जी। और किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हम लोग नहीं करना चाहते हैं नॉर्मली, लेकिन क्या होता है कि जब आप काम नहीं करेंगे जनता का, हम सभी लोग जनता के लिए यहाँ पे बने हुए हैं, जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को ये बात समझना चाहिए कि वो जनता के सेवक हैं। तो अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कार्रवाई भी होगी। और जो लोग लौट करके आते हैं, जिनकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं, जो उनकी कार्रवाई हो जाती है, और वो लोग जब फीडबैक देते हैं तो काफी हम लोगों को भी अच्छा फील होता है कि एक अच्छा कार्य किया। अभी लोग कहते हैं जब से डीएम साहब आए तब से जिले के सारे अधिकारी एकदम एक्यूरेट काम कर रहे हैं, फटाफट। वो होता क्या है कि एक मोटिवेशन का लेवल होता है हर आदमी का, और जब रिगरस मॉनिटरिंग होती है, हर चीज के बारे में पूछा जाता है और लोगों को ये पता है कि काम नहीं करेंगे तो कार्रवाई भी हो जाएगी, तो सारे लोग काम करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख करके, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कि प्राथमिक शिक्षा में हमारे टीचर्स ने और हमारे लोगों ने पिछले 3-4 महीनों में बहुत ही अच्छा काम किया है और एक मोटिवेशन से किया है। ये एक तारीफ वाली बात नहीं है। अभी हम लोग अभी बाहर बंगले के बाहर घूम रहे थे, एक कर्मचारी हम लोगों को मिला, हम बातचीत कर रहे थे, जैसे हमने लोगों ने ऐसे ही पूछ लिया आपके बारे में, कह रहे सर जी बहुत अच्छे हैं। इससे पहले कोई जिला अधिकारी रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बता रहे थे कि जब भी वो निकलते थे हम लोगों को छिपना पड़ता था अंदर, कि जब भी बाहर निकले तो कर्मचारी ने, जब से साहब आए तो तब से हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे परिवार की तरह होली दिवाली हम लोगों को गिफ्ट भी मिलते हैं, लिफाफा भी मिलता है, और साहब जो भी निकलते हैं सबसे हालचाल भी पूछते, बहुत तारीफ कर रहे थे, कहते हम तो कहते हैं साहब यही बने रहे यहाँ पे। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि आदमी का आदमी बने रहना बहुत जरूरी है। हाँ, और मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप अच्छे आदमी नहीं है ना तो आप सब कुछ बेकार है। मैं हर जगह बोलता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, परिवार में भी बोलता हूँ कि परिस्थिति कैसी भी हो, आप आदमी हो, आदमी बने रहो। परिस्थिति अच्छी बुरी हो सकती है। जैसे ये वाली बात आपने बताई, तो आपकी हमने कई वीडियो देखे जिसमें आप गाना गुनगुनाते, तो हम लोग देखते हैं प्रशासनिक तौर के अलावा आप समाज में भी एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि कैसे सामाजिक रिश्ते और पारिवारिक रिश्ते कैसे संभाले जाएं, कैसे मिठास लाई जाए, वो भी करते हैं। आप गाना गुनगुना रहे थे, गाना गाने का शौक है क्या आप? नहीं, देखो मैं गाना तो पहले कभी नहीं गाया हूँ, वो तो होली के दिन चूंकि पूरी फैमिली इकट्ठा थी और बहुत सारी चीजें थी, लोगों ने बोला तो हमने कहा चलो ट्राई कर लेता है, बट लोगों ने बताया कि मैंने अच्छा गाया था तो मुझे भी अच्छा फील हुआ। बट ये है कि देखो क्या होता है ना कि जो आप बात बोल रहे हो, अभी मैं भी अगर देखूं तो मैं शाहजहांपुर में हूँ जी, मेरी पत्नी और बिटिया दोनों जो है नोएडा में है जी, और बेटा मेरा इस समय हांगकांग में है, वो इंटर्नशिप कर रहा है जी। लेकिन एवरी डे हम लोग शाम को इकट्ठा होते हैं 8 बजे 9 बजे, एक वीडियो कॉल ही सही कुछ ना कुछ करते हैं। और जो आप बात बोल रहे हो ना कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने नीचे वालों का ख्याल रखो। क्या होता है ना कि ऊपर का तो ख्याल आपको मजबूरी है, ऊपर वाले का तो आप अगेंस्ट में जा ही नहीं सकते हो। अच्छा आदमी वो है जो नीचे वालों का भी ख्याल रखे और अपने साथियों का ख्याल रखे, अपने लोगों का ख्याल रखे। जी जी सर, आपकी कोई हॉबी क्या, कुछ शौक रखते होंगे? देखो क्या होता है कि मैं सबको बोलता हूँ कि मैं वैसे किताब पढ़ना मेरा शौक है जी, और मैं चाहे कितने भी बजे सोऊं, मेरी जैसे दिनचर्या आप देखोगे जी, तो मैं नॉर्मली रात में 2 बजे से पहले नहीं सोता हूँ, लेकिन जब भी सोता हूँ तो आधे घंटे किताब पढ़ के ही सोता हूँ। किताब पढ़ के पढ़ना, और मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि आप किताबें पढ़िए, जितनी किताब पढ़ोगे किताबों में बहुत नॉलेज भरी हुई है, आप दूसरे के एक्सपीरियंस को, दूसरे के नॉलेज को अपने अंदर लेते हो। एक छोटी सी किताब आपके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन कर सकती है जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करती है। तो लोगों को किताब पढ़ना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि हम अपने विद्यालयों में, प्राइमरी विद्यालयों तक में सब में लाइब्रेरी बनवा रहे हैं और सब में किताबें जा रही हैं। एक हम लोगों ने अभियान शुरू किया था, हमारी मुख्य विकास अधिकारी ने शुरू किया था, अपराजिता ने, कि
घरों पे किताबें अनयूज पड़ी रहती हैं। हाँ, तो उसने कहा आप लोग दान दो। जी आपको जान के आश्चर्य होगा, 3 दिन के अभियान में 12,000 किताबें लोगों ने दान दी। जी और वो सारी किताबें 50-100 करके हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालयों में भिजवा दी। और अभी वहां पे लाइब्रेरी के काम चल रहे हैं। जी अभी 161 ग्राम पंचायतों में जी पंचायत भवन जो है वहां पे हम लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। उसमें फिजिकल बुक भी अवेलेबल रहेगी जी और डिजिटल बुक भी अवेलेबल रहेगी। तो लोगों को बहुत पढ़ने की सुविधा मिलने वाली है। जी जी जी। तो सर जैसे अभी आपने बताया ये प्राथमिक विद्यालय वाली बात, तो जैसे हम लोग गांव से आते हैं, गांव में 2-3 समस्याएं नॉर्मल रहती हैं। एक तो बिजली की, एक सफाई की और रास्ते की। जैसे हमारे अपने गांव में ही अभी विद्यालय, उसमें सरकारी विद्यालय जाने के लिए जो रास्ता नहीं है। देखो तो अभी बरसात जैसे स्टार्ट हुई ना, तो हमने एक सर्वे करवाया जी कि कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनमें जाने का रास्ता नहीं है। नहीं, तो 190 विद्यालय निकल करके आए और आपको जान के अच्छा लगेगा जी कि लगभग 160 विद्यालयों में रास्ता हम लोगों ने बना दिया है। सिर्फ 30 के आसपास और बचे हुए हैं, वो भी अगले 3 से 4 दिनों में सब विद्यालयों में रास्ता होगा। जी बहुत। सफाई का जहां तक आप पूछ रहे हो, आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिनों में कितनी कार्रवाइयां हुई हैं, कितने FIR दर्ज हुए हैं। और अब एक बेटर फीलिंग लोगों को आने लगी है कि सफाई कर्मी सफाई करने जाने लगा है। जी एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूँ, 1 महीने के अंदर हम हर गांव में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन स्टार्ट कराएंगे। ये बहुत अच्छी बात है भाई। और उसमें ई-रिक्शा हम लोगों ने ले लिया है, कूड़ा कलेक्शन होगा। एक नई बात और बताता हूँ, विदिन 3-4 दिन जी हर गांव में हफ्ते में 1 दिन जी मस्कीटो के लिए, मच्छरों के लिए फॉगिंग की भी व्यवस्था करा रहा हूँ। हर हफ्ते में 1 दिन हर गांव में फॉगिंग होगी। जी जी। सर चलते चलते कोई संदेश जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? देखो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, वो मैं आपको बताऊं, कई चीजें प्रचार प्रसार के लिए नहीं होती हैं। जी मैंने अभी आपके शाहजहांपुर की 2 बच्चियों को दृष्टि कोचिंग में दिल्ली में एडमिशन करवाया है मैंने। वो बताने की बात नहीं होती है, लेकिन उनका पूरा कोचिंग का खर्च और पूरा उनके रहने का वहाँ हॉस्टल का खर्च हम लोग उठा रहे हैं। ऐसे ही और भी बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं जाने के लिए। लेकिन 1-2 बातें मैं कहूँगा बच्चों को कि देखिए, खाली कहने से कुछ नहीं होता। आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए और मेहनत करने का एक जज्बा भी होना चाहिए। बच्चे आजकल जो है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, रील में और फालतू की चीजों में लग गए हैं। मैं सबको बोलता हूं कि अगर रील भी देखना है ना, तो अच्छी चीज का देखो, सही बात। किसी जानकारी के बारे में देखो। आप देखो कि एस्ट्रोनॉमी में क्या हो रहा है, हमारा देश जो है अंतरिक्ष विज्ञान में कितना आगे बढ़ रहा है, कृषि में कौन सी नई तकनीकें आ रही हैं। अगर इस तरह से लोग मेहनत करेंगे ना बच्चे, तो निश्चित रूप से आगे निकलेंगे, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सर जैसे अभी आपने बताया था भैंसी नदी के बारे में कि जब तक पब्लिक हमारे साथ नहीं होती तब तक काम नहीं कर पाते, तो कोई ऐसा संदेश जो हमारे युवा हैं और नए लड़के हैं उनके लिए, जो आपकी तरह राष्ट्र निर्माण में थोड़ा सहयोग कर सकें, कोई संदेश? नहीं, देखो 2 बातें बोलूंगा। जैसे मैं तो सारा कंपटीशन करके, एग्जाम दे करके अब आ गया। अब मैं ना चाहूँ, मैं चाहूँ तो 10 से 5 का मेरा ऑफिस होता है, मैं आराम से 10 से 5 ऑफिस करके बैठ सकता हूँ। लेकिन मैं 10 बजे जब निकलता हूँ तो रात के 2 बजे तक लगा रहता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोगों के रिप्लाई में रात में 1:30 बजे, 2 बजे करता हूँ, 1 बजे करता हूँ। तो 16 घंटे अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको तो अपने लिए पढ़ना है ना। तो वो 14 घंटे 16 घंटे वो भी मेहनत कर सकता है। तो बच्चों को चाहिए कि मेहनत करें, अपने फिजिकल फिटनेस पे जरूर ध्यान दें। कई बार क्या होता है, कई बच्चा केवल पढ़ाई में लग जाता है, फिर फिजिकल फिटनेस में नहीं लगता, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और अचानक एग्जाम के दिन पता चले उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका एग्जाम ही खराब हो गया पूरे 1 साल का। तो 1 घंटे 45 मिनट टाइम आप फिजिकल फिटनेस को दीजिए, अपने मेंटल फिटनेस को दीजिए, अगल बगल में साफ सफाई रखिए। जहां तक आप सार्वजनिक की बात करोगे, तो मैं गाँव के बच्चों से, युवाओं से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ ये कहने से कि सफाई नहीं हो रही है, काम नहीं चलेगा। आप एक दिन झाड़ू उठा के सफाई कर्मी के साथ लग जाइए। अगर 20-30 लोग लग जाते हैं तो देखिए कितना चेंज आ जाएगा। आप प्राइमरी स्कूल है आपका, आप स्कूल में देखते हैं कि बहुत झाड़ झंखाड़ हो रखा है, आप लोग 25 आदमी 30 आदमी का ग्रुप बनाइए, एक दिन सफाई कर दीजिए, बच्चों के साथ बैठ जाइए, एक दिन उनके साथ मिड डे मील खा लीजिए, देखिए मिड डे मील की क्वालिटी क्या है। मैंने हर पंचायत घर पे एक बोर्ड लगवा रखा है जिसमें लिखा है कि किस दिन कौन अधिकारी बैठेगा और उसका मोबाइल नंबर लिखा है, और नीचे ये भी लिखा हुआ है कि अगर इसमें से कोई आदमी नहीं मिलता है तो इस नंबर पे फोन करिए। तो आप लोग करिए फोन, ठीक, क्योंकि आप ही लोग आंख कान है ना इन सब चीजों का। आप लोग अगर नहीं बताएंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। जितना आप बताते हो उतने में कार्रवाई होती है और जो बोलोगे उसमें होगी। ये इतनी बातों में एक बात हमारे समझ में, गांव के लोग जैसे होते हैं, आम लोग होते हैं जो बाहर नहीं जा पाते, कहते हैं शिकायत करना, उन लोगों को डीएम साहब तक पहुंचना बहुत भारी लगता है कि कैसे पहुंचेंगे, और पहुंच गए तो सुनवाई हमारी हो पाएगी, मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। कोई इस समय आपने इतना आम कर रखा था लोगों को एक संदेश की कौन शहर कोई आ सकता है? देखो बहुत आसान है जी, 10 से 2 में बैठता हूँ जी, आ जाओ जी। नहीं आ सकते हो कोई बात नहीं,
हमारा डीएम शाहजहांपुर का फेसबुक पेज है जी, उस पेज पे जो भी कहीं पे भी हमारा कोई मैसेज आया है, कुछ भी आया, उसके नीचे कमेंट में लिख दो अपनी समस्या जी, अपना मोबाइल नंबर लिख दो, जी। अपनी शिकायत को कागज पर लिख करके उसमें चस्पा कर दो, जी, कैसे भी कर दो। हर जगह से हम शिकायतों को उठा करके कार्रवाई करते हैं, बहुत बढ़िया। तो कार्रवाई होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो अपना कीमती समय हमको दिया। और आज का पॉडकास्ट हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले प्रोग्राम मिलते हैं नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।